फर्स्ट सेम में मेरी खुद की 9.9 CGPA थी और मेरे फर्स्ट ईयर की एवरेज अराउंड 9.8 CGPA रही है। इसीलिए मैं तुम सबको बता सकता हूँ कि तुम किस तरह से अपने एग्जाम्स के लिए पढ़कर उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। मगर इससे पहले ये CGPA या फिर इन जनरल GPA इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यार, 3 से 4 रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हें अपनी CGPA या फिर इन जनरल GPA पे फोकस करना चाहिए। इसमें सबसे पहला रीज़न है प्लेसमेंट। काफ़ी सारी कंपनीज GPA या तुम्हारी जो CGPA होती है उसको एज अ मार्क, एज अ क्राइटेरिया यूज़ करती हैं। तो अगर तुम्हें किसी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठना है तो उसके लिए तुम्हें एक सर्टेन CGPA मेंटेन करनी चाहिए। अब वो तुम्हारे कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड कर सकता है। इन जनरल देखा जाए तो 8 या 8.5 से ऊपर की सारी CGPA काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद दूसरी जगह जहाँ पे तुम्हें अपनी CGPA की नीड होगी वो है अगर तुम मास्टर्स करना चाह रहे हो। साथ साथ अगर तुम अपने कॉलेज के टाइम पे कुछ इंटर्नशिप्स करते हो तो उन इंटर्नशिप्स के लिए भी एज अ क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए तुम्हें अपने मार्क्स, अपनी CGPA पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिस तरह से स्कूल में पढ़ते थे उसी तरह से कॉलेज में पढ़ो। स्कूल की तरह तुम्हें फर्स्ट बेंच पे बैठ के असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज ये सब करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है और काफ़ी कॉलेज ऐसे भी होते हैं जिसमें एक रिलेटिव CGPA का क्राइटेरिया होता है। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा नंबर नहीं लाने, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चों से ज़्यादा नंबर लाने हैं। और ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा जो कि रोज़ पढ़े, रोज़ क्लासेस जाए, अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखे, सिर्फ उसी की ही 9+ CGPA आ सकती है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मेरी खुद की अटेंडेंस जस्ट मिनिमम से थोड़ी ऊपर है क्योंकि उसके बिना मेरे को भी पेपर में नहीं बैठने देते। बट स्टिल मेरी जो CGPA है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है। और अगर तुम एग्ज़ाम से 1 या 2 हफ्ते पहले भी पढ़ना चालू करते हो, जिस तरह से मैं अभी पढ़ना चालू कर चुका हूँ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स 1-2 हफ्ते में है, फर्स्ट ईयर में भी मैंने ऐसे ही किया था, तो भी तुम अपनी एक अच्छी CGPA मेंटेन कर सकते हो। पूरे साल या तुम्हारे सेमेस्टर की जो CGPA होती है उसको मेंटेन करने के लिए तुम्हें अपने मिड सेम्स एग्ज़ाम पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे मिड सेम एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तब तो तुम कुछ कर नहीं सकते, फिर तुम्हें आगे के सेमेस्टर में थोड़ा संभल के रहना होगा। बट अगर नहीं हुए हैं और तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो यार अपने मिड सेम एग्ज़ाम्स पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे देना। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं यार, उन्हें लगता है कि एंड सेम में देख लेंगे, मिड सेम में क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, एंड सेम में थोड़े नंबर ज़्यादा ले आएंगे। बट देखो यार, ये चीज़ इस तरह से काम नहीं करती। हाँ, ऐसा हो सकता है तुम एंड सेम में नंबर ज़्यादा ले आओ, बट मिड सेम एग्जाम्स को इग्नोर करने का मतलब है कि तुम्हें एंड सेम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मिड सेम एग्जाम्स पे थोड़ा ध्यान देते हो, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो तुम ये चीज़ समझ पाओगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हें टीचर्स किस तरह से क्वेश्चन देते हैं। कुछ टीचर्स हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली PPT में से क्वेश्चन उठा के दे दें, कुछ हो सकते हैं जो कि जो तुम्हारे क्वेश्चन हैं उन्हें किसी XYZ रेफरेंस बुक में से दे दें, कुछ हो सकते हैं जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एज इट इज़ रिपीट कर दें। तो उसका तुम्हें एक अच्छा आइडिया लग जाएगा अगर तुम अपने मिड सेम एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स और मिड सेम एग्जाम्स पे अच्छे से ध्यान दोगे तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मैंने कहा कि यार अटेंडेंस पे प्लीज़ ध्यान दे देना। काफ़ी कॉलेजेस में होता है कि 75% मेंटेन करनी होती है, जैसे कि हमारे कॉलेज में। कुछ कॉलेजेस अलग अलग क्राइटेरियाज रखते हैं, जैसे कि 85% का क्राइटेरिया भी मैंने सुना है। बिट्स जैसे कॉलेजेस में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, तो वो तुम्हारे कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। बट अगर तुम्हारा मान लो 75% का क्राइटेरिया है तो ट्राई करना 78-79 के अराउंड तक उसको रखने की। अब हालांकि 60-65-70 के अराउंड पे अटेंडेंस कभी कभी चल जाती है, बट वो तुम्हारे कॉलेज पे डिपेंड करता है, तुम्हारे टीचर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। इसके बाद तुम्हें तुम्हारे इमीडिएट सीनियर से बात करनी होगी। इमीडिएट सीनियर्स मतलब मान लो कि तुम फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड ईयर की तुम्हारी ही ब्रांच, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, तुम्हें उनसे एक बार बात करनी है, उन्हें अप्रोच करना है और उनसे पूछना है कि किस तरह से पेपर्स बनाए जाते हैं। क्योंकि देखो यार, ये जो जस्ट तुमसे 1 साल बड़े सीनियर्स होते हैं उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही वो पेपर दिए होते हैं जो कि तुम अब देने वाले हो, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया तो होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, किस टीचर ने कहाँ से क्वेश्चंस दिए हैं, क्या टीचर्स जो चेक कर रही हैं वो लीनियंटली चेक कर रही हैं या थोड़ी हार्ड चेकिंग हो रही है, या जो क्वेश्चंस वो दे रहे हैं तुम्हें एग्जाम्स में वो किसी स्पेसिफिक बुक से दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, वो टीचर्स वाइवा और असाइनमेंट्स को लेकर लीनियंट है या नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में तुम्हें अच्छा सा आइडिया लग जाएगा जब तुम उनसे एक बार बात कर लोगे। तो पढ़ना कैसे है, तुम्हारे टीचर्स ने कुछ कुछ रेफरेंस मटेरियल या फिर कुछ ना कुछ रिसोर्सेज दिए होंगे जहाँ से तुम पढ़ सकते हो। जैसे कि हमारे कुछ टीचर्स ने हमें PPT दी थी, कुछ टीचर्स ने हमें डायरेक्ट विकीपीडिया या फिर कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स दे दिए थे जिसमें से वो पेपर्स बनाते थे, और कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा दिलदार थे तो उन्होंने इस तरह का मैसेज हमें फॉरवर्ड कर दिया था। तो ये चीज़ टीचर टू टीचर वेरी कर सकती है, बट इन जनरल जो तुम्हें रिसोर्सेज तुम्हारे टीचर्स या तुम्हारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स ने दिए हैं उन पे अच्छे से ध्यान देना। वो मेनली उन्हीं टॉपिक्स में से तुम्हें क्वेश्चंस देने वाले हैं। स्पेशली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वेटेज बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा सेम 3 का एक सब्जेक्ट है जावा प्रोग्रामिंग। तो इसमें इनहेरिटेंस के लिए हमारे टीचर ने एक अलग से 1 से 2 PPTs दी थी और इसी टॉपिक के ऊपर हमारे मिड सेम एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से तुम आइडिया लगा सकते हो कि किस टॉपिक की वेटेज कितनी ज़्यादा है। अब जब मैं एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा होता हूँ तो मैं कभी भी PPTs के ऊपर सोली डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ, हालांकि मैं उन्हें एक बार गो थ्रू ज़रूर करता हूँ, एक बार उनको रीड ज़रूर करता हूँ, बट उन पर डिपेंडेंट नहीं रहता।
द रीज़न बीइंग कि कई बार पीपीटीज़ में काफ़ी इनडायरेक्टली चीज़ें दी होती हैं तो वो समझ में नहीं आती। कोई एक टॉपिक, कोई एक सर्टेन लाइन है किसी भी चीज़ की, तो वो इतना ईज़िली तुम अपने दिमाग में फिट इन नहीं कर सकते जितना कि तुम किसी ट्यूटोरियल को देख के समझ सकते हो। और इसीलिए यार अधिकतर स्टूडेंट्स यूट्यूब से ही पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ट्राई करो कि तुम्हें ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाए जो कि तुम्हारे सिलेबस से एग्जैक्टली नहीं तो टू अ सर्टेन पॉइंट मैच कर रही हो। उसे सर्च करके एक बार उसका लेक्चर अटेंड करने के बाद बस एक बार उस पीपीटी को गो थ्रू कर लेना। इससे तुम काफ़ी अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा पाओगे और एग्जाम में उस चीज़ को अच्छे से लिख पाओगे। एक प्रिंसिपल है, आई थिंक उसको पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर तुम अपने एग्जाम्स को देखो, तुम्हारा 80% क्वेश्चन पेपर सिर्फ 20% टॉपिक से बनता है। ये 70-30 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है, बट ये एक बेसिक सा फंडा है। अब मैं अपनी सीजीपीए अच्छी करने के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करता हूँ, तो ये थोड़ी अजीब सी बात लग सकती है, बट मैं पहले उन टॉपिक्स को खुद रफली समझ जाता हूँ। मैं उसे खुद को समझाने का ट्राई करता हूँ। हाँ, थोड़ा अजीब है बट बहुत अच्छा काम करता है। या फिर तुम अपने किसी दोस्त को ये चीज़ पढ़ा सकते हो। अगर तुम खुद को ऐसे नहीं समझा सकते तो अपने किसी दोस्त को पकड़ो और उसे वहाँ बैठाओ और उसको समझाना शुरू कर दो। ठीक है, जब तुम किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो तो, सिखा रहे हो तो, किसी को टीच कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रांगली बैठने लग जाता है। तो ये तो हो गई पढ़ाई की बात। इसके सिवाय कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। छोटी मोटी टिप्स हैं बट थोड़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना पेपर्स के लिए। ठीक है, एक एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तुम अगर थोड़ा कामली किसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो तुम उसे ईजिली समझ पाओगे, रादर देन तुम खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो, खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। तो हाँ, प्रेशर में पढ़ाई अच्छी होती है, नो डाउट, बट ऐसा मत करना यार कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो उसी चीज़ के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो। एक लेवल तक ही स्ट्रेस अच्छा है, उसके बाद वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर देगा। और साथ साथ हर एग्ज़ाम के बाद खुद को थोड़ा सा टाइम देना रिलैक्स करने के लिए। कुछ टाइम या तो सो जाना, थोड़ा वॉक करना, फ़ोन में रील्स रोल मत करना, बट थोड़ा सा रिलैक्स करना, थोड़ा नेचर टाइम, नेचुरल एनवायरनमेंट में टाइम देना खुद को। अपार्ट फ्रॉम दिस, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, तुम में से भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार भैया हमें एग्ज़ाम टाइम में ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या फिर इंडिविजुअल स्टडी। देखो, दोनों बढ़िया है, डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी पसंद आती है। अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो यार एक ग्रुप में बैठ के वो चीज़ समझने या किसी एक इंसान से वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने क्वेश्चंस आते हैं सामने। अगर तुम्हें पता ही है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा तो पढ़ तो पाऊँगा नहीं मैं, ठीक है, मस्ती होगी, बातें होंगी, खेलेंगे, थोड़ा सा मज़े करेंगे, पढ़ाई नहीं होगी बस। तो उस टाइम पे एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम को प्रायोरिटी ज़्यादा देना एज़ कम्पेयर टू कि तुम मज़े कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। और वैसे भी 1-2 हफ्ते की बात होती है एग्ज़ाम्स की, उसके बाद तो तुम कॉलेज लाइफ थोड़ी एंजॉय कर सकते हो, थोड़ी बहुत चिल कर सकते हो। कॉलेज लाइफ थोड़ी चिल करने के लिए भी होती है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो अगर तुम्हें एक्चुअली में इससे वैल्यू मिली तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर देना। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, राधे राधे।